वाक्यम प्रयुक्ते तत्परार्थानुमानम। जब कोई व्यक्ति स्वयं धुएं से अग्नि का अनुमान लगाकर किसी दूसरे को समझाने के लिए पंच अवयव वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है तो उसे परार्थानुमान कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि ये पंचावयव अनुमान वाक्य जो आपने बोला, इसके 5 अवयव कौन कौन से होते हैं बताओ। आंसर होगा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अब इसके अंदर नहीं जाएगा तो आप बता देना कि इसमें प्रतिज्ञा क्या है। कि प्रतिज्ञा है कि यह पर्वत अग्नि वाला है, धूमवान अयम पर्वत। हेतु किसे कहते हैं, यह पर्वत अग्नि वाला है, अयम पर्वत वह नीमान। सॉरी, प्रतिज्ञा क्या है, अयम पर्वत वह नीमान, यह पर्वत अग्नि वाला है। तो हेतु क्या हुआ, धूमवत्वात्, धुएं के कारण, धुएं वाला होने के कारण। उदाहरण, यथा महानसे, जैसे रसोई घर में। उपनय, तथा चायम, ये भी वैसा ही है, यहाँ भी धुआं और अग्नि का साचर है। निगमन, तस्मात् तथा, इस कारण ये भी अग्निमान है, अग्नि वाला है। इस तरह से वो सारा डिटेल से आपने पढ़ रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब अनुमान प्रमाण की बात आती है तो हेत्वाभास की बात भी चलेगी, क्योंकि सन्निकर्ष के 6 वेद होते हैं, हेत्वाभास के 5 वेद होते हैं। सन्निकर्ष, हेत्वाभास, इन दोनों के प्रश्न तो लिखित परीक्षा में तो आते ही रहते हैं हर साल, या तो इस साल या अगले साल कहीं ना कहीं आ जाते हैं। सन्निकर्ष कतिविद, षड्विद, हेत्वाभास कतिविद, पंचविद, ये आते ही रहते हैं। इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है तर्क भाषा का, या तो हेत्वाभास या फिर सन्निकर्ष। अब हेत्वाभास का लक्षण पूछिए कि हेत्वाभास किसे कहते हैं। आंसर होगा, अगर शास्त्रीय लक्षण बताएं हेत्वाभास का तो ये होगा कि असद हेतु हेत्वाभास है, असद हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो केवल वही बात होगी ना, रटी रटाई चीज बोल दी हमने। पूछेंगे कि असद हेतु किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कि हेतु के 3 प्रकार होते हैं, केवल अन्वयी हेतु, केवल व्यतिरेकी हेतु और अन्वय व्यतिरेकी हेतु। वह हेतु जिसमें तीनों में से एक भी हेतु बनने की योग्यता नहीं है, वही हेत्वाभास कहलाता है, वही असद हेतु कहलाता है। इन तीनों से भिन्न जितने भी प्रकार के हेतु हैं, सब असद हेतु हैं, सब हेत्वाभास है, क्योंकि इन 3 से भिन्न कोई छोटा हेतु नहीं होता। समझ में आया? प्रश्न क्या था, हेत्वाभास किसे कहते हैं? हमने आंसर दिया कि असद हेतु हेत्वाभास है, असद हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि असद हेतु क्या होता है। तो या तुम ये कर सकते हैं कि जिसमें हेतु बनने की योग्यता नहीं होती और जो केवल जिसमें केवल हेतु का आभास मात्र होता है, वो हेत्वाभास कहलाता है। इसके बजाय आप ये कहना कि हेतु के 3 प्रकार होते हैं, केवलान्वयी हेतु, केवल व्यतिरेकी हेतु और अन्वय व्यतिरेकी हेतु। जो हेतु इन तीनों में से किसी के भी अंतर्गत आने की योग्यता नहीं रखता है, उसी हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। इससे बढ़िया कोई उत्तर नहीं हो सकता इसका। अब फिर बात आएगी कि हेत्वाभास के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनेकांतिक हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास और कालात्य अवदिष्ट हेत्वाभास। ये तो नाम मात्र, इनके अंदर तो जाएगा नहीं। फिर किसे कहते हैं असिद्ध हेत्वाभास का क्या लक्षण है, कालात्य अवदिष्ट का क्या लक्षण है, इतना अंदर वो नहीं जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। अब बात आएगी, आगे बढ़ते हैं उपमान प्रमाण की। उपमान प्रमाण किसे कहते हैं? आंसर होगा, परिभाषा ही बताएंगे हम, तो लक्षण ही बताएंगे सबसे पहले तो। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सह कृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण करके गाय के सदृश विशिष्ट पिंड का ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है। तो प्रश्न होगा कि अतिदेश वाक्य क्या होता है? तो अतिदेश वाक्य का मतलब है समानता बताने वाला वाक्य, तुलना करने वाला वाक्य। जैसे गोह यथा गोह तथा गवयः, यह अतिदेश वाक्य है। या यूं कहें कि गोह इव गवयः, गाय के जैसी नीलगाय होती है, यह अतिदेश वाक्य। गवये को कहते हैं नीलगाय। अच्छा, आप पढ़ के तो आते हो ना,
तर्क भाषा का हम आज क्लास ले रहे हैं, तो दिन में आपने तर्क भाषा के सारे वीडियो तो देखे हैं ना, क्योंकि मैं तो यहाँ से बढ़ता जा रहा हूँ आगे, ये सोचते हुए कि आपको ये सारी चीजें याद है। जब तक पढ़ के नहीं आओगे तब तक ये चीज का कोई मतलब नहीं। और इस स्थिति में आप खड़े हो कि आपको 3 गुना में शामिल किया है आरपीएससी ने, इतना योग्य समझा है, तो कम से कम इस चीज के लिए तो आप भी बिल्कुल तैयार होंगे कि हमें जो आज पढ़ाएंगे उसको हमें ऑलरेडी पढ़ के जाना है, तभी चीजें बहुत जल्दी जल्दी दिमाग में जाएगी। तो आपसे बार बार करने की जरूरत नहीं है कि हमें आप पढ़ के आओ इन चीजों को, ये करने की जरूरत नहीं है। इस स्तर पर आने के बाद ये आप खुद समझते हो चीज। अच्छा, आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। इसमें कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच में कमेंट में देखता नहीं हूँ। कमेंट देखने थोड़ी सी लय बिगड़ जाती है सारी क्लास की, उनको उधर देखो फिर इधर जवाब दो, मजा नहीं आता उसमें। बात कर रहे हैं हम उपमान प्रमाण की, तो उसमें बात आई थी अतिदेश वाक्य की। तो क्या अतिदेश वाक्य क्या होता है? आंसर होगा समानता का बोध कराने वाला वाक्य या दो पदार्थों के बीच सादृश्य का बोध कराने वाला वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता है। जैसे यथा गो तथा गव्य, जैसे गाय होती है वैसी नील गाय होती है, गव्य कहते नील गाय को। कोई व्यक्ति अब कहेंगे कि समझाओ इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो कहेंगे कि कोई नगर में रहने वाला व्यक्ति है जिसने कभी नील गाय नहीं देखी, लेकिन उसने गाय देखी। अब वो व्यक्ति जंगल में जाता है तो वो किसी व्यक्ति से पूछता है, जंगली व्यक्ति से, सॉरी अरण्यवासी से पूछता है कि नील गाय कैसी होती। तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति कहेगा कि यथा गो तथा गव्य, जैसी गाय वैसी नील गाय। ये अतिदेश वाक्य कहलाता है। अब वो जंगल में गया, अब उसने गाय के जैसा एक पिंड देखा, एक शरीर देखा, तो उसको उस अरण्यवासी द्वारा, वनवासी द्वारा कहे हुए वाक्य का स्मरण हुआ कि जैसी गाय होती वैसी नील गाय होती, ये भी गाय की जैसी, इसका मतलब यही नील गाय है। तो इस तुलना के द्वारा उस अतिदेश वाक्य को याद करके जो ज्ञान प्राप्त किया, इस ज्ञान का बोध कराने वाला प्रमाण ही उपमान प्रमाण। तो अतिदेश वाक्य ये शब्द जरूर आएगा उसमें। अब जैसे अभी एक चर्चा चली थी अपने अनुमान प्रमाण के संबंध में कि अनुमान और अनुमिति में क्या अंतर है, वही चीज सेम यहाँ भी रिपीट हो सकती है। वही प्रश्न यहाँ भी आ सकता है कि उपमान और उपमिति में क्या डिफरेंस, उपमान किसे कहते, उपमिति किसे कहते। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सटीक शब्दों में बताना कि उपमान ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का जो फल है वो उपमिति है। उपमान एक साधन है और उपमिति साध्य है। उपमान प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी ज्ञान को उपमिति कहते हैं। यह सबसे सटीक उत्तर होगा। फिर अगर पूछते हैं कि नहीं आप तो लक्षण बताओ, उपमिति का लक्षण क्या है, हम कहेंगे संज्ञा संगी संबंध प्रतीति उपमिति। संज्ञा और संगी के बीच में संबंध की प्रतीति जिसके माध्यम से होती है, या यूं कहें कि संज्ञा और संगी के बीच के संबंध की प्रतीति होना ही उपमिति कहलाता है। कि संज्ञा संगी के संबंध की प्रतीति, ये थोड़ी बात समझ में आई नहीं यार, थोड़ा ढंग से समझाओ, संज्ञा क्या होता है, संगी क्या होती है, क्या जवाब देंगे? उपमान प्रमाण के संबंध में आपने ये बताया है कि संज्ञा संगी संबंध प्रतीति उपमिति, संज्ञा और संगी के संबंध की प्रतीति हो जाना ही उपमिति है। तो ये संज्ञा और संगी क्या है, थोड़ा समझाओ ना, कैसे समझाओगे? हमने गाय के जैसा एक पिंड देखा, पिंड मतलब शरीर, वस्तु देखिए, हम समझ गए कि ये नील गाय है। तो वो जो पिंड देखा ना, देखा तो पिंड है, नील गाय थोड़ी देखी, गव्य थोड़ी देखा है हमने, तो वो शरीर देखा है। वो जो शरीर देखा, वो जो वस्तु देखी, वो जो पिंड देखा, उसको हमने नाम दिया है गव्य का, नील गाय का।
तो जो गव्य शब्द है ना, वो तो संज्ञा है। वो जो शरीर है वो तो शरीर ही है, जीवित शरीर है वो तो, जो देखा है। अब उसको हमने नाम दिया है गव्ये, नीलगाय। नीलगाय को कहते हैं गव्य। अब उसको हमने गव्य नाम दिया है, तो वो जो पिंड दिखा, वो जो शरीर दिखा गाय जैसा वन में, वह शरीर, वह पिंड तो है संगी। और जो गव्य है ये है संज्ञा। क्योंकि उस पिंड को, उस वस्तु को, उस शरीर को हमने नाम दिया है, संज्ञा दी है, गव्य, ये संज्ञा दी है। तो जिसको संज्ञा दी जाती है वो संगी है, और जो नाम दिया जाता है वो संज्ञा है। सिंपल सी बात है। तो अगर वो प्रश्न आते हैं कि इसमें संज्ञा और संगी के थोड़ा समझाओ, तो आंसर होगा कि गाय के सदृश वस्तु को, किसी पिंड को देख करके उसको नीलगाय समझ लेना, यही उपमान प्रमाण है। तो इसमें जो पिंड दिखा, जो वस्तु दिखी, वह वस्तु, वह पिंड तो संगी है, और जो गव्य, जो नीलगाय उसको नाम दिया, वह संज्ञा है। उस संज्ञा और संगी के बीच के संबंध से जिस ज्ञान की प्रतीति होती है वह ज्ञान ही उपमिति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि उपमान से उपमिति तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उपमान प्रमाण की, उसके 3 अंग होते हैं। उपमान प्रमाण की प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति जाएगा, अब तुलना करके ज्ञान प्राप्त करना ही उपमान प्रमाण है। गाय के जैसा पशु देख लो, गाय से तुलना कर लो, मिल रहा है वैसा का वैसा, इसका मतलब वो नीलगाय है, गव्य है। तो सबसे पहला जो सोपान है उपमान प्रमाण का, जो प्रथम अंग है, वो है जंगल में गाय के जैसा पशु देखना। ये तो प्रथम अंग है। फिर दूसरा अंग है उपमान प्रमाण का, उस अतिदेश वाक्य का को याद करना कि यार गाय जैसा पशु होता है ना, वही नीलगाय है, उसने कहा था। ये दूसरा सोपान, दूसरा अंग। फिर तीसरा जो अंग है ना, इसका मतलब है कि गाय जैसा पशु ही वास्तव में नीलगाय कहलाता है, और ये नीलगाय है, ये उसका तीसरा अंग होता है। तो उपमान की प्रमाण की जो प्रक्रिया है उसके 3 अंग होते हैं। उसके बाद आता है फिर शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण के बारे में तो कोई ज्यादा विशेष है नहीं। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? आंसर होगा आप्त वाक्यम शब्द। आप्त किसे कहते हैं? यथाभूत अर्थ से उपदेष्टा पुरुष आप्त, वास्तविक अर्थ का उपदेश करने वाला पुरुष ही आप्त प्रमाण कहलाता है। जैसे वेदादि शास्त्र ये सब आप्त प्रमाण है। वाक्य किसे कहते हैं? तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह वाक्य। समूह किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। और समूह किसे कहते हैं? तो एक ज्ञान विषयी भाव समूह, एक ज्ञान का विषय होना ही समूह कहलाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई विशेष ज्यादा इंटरव्यू कुछ नहीं है शब्द प्रमाण में। कि यहाँ पर आकर चारों प्रमाण अपने खत्म हो गए। अब तर्क भाषा में न्यायिकों ने अर्थापत्ति प्रमाण का और अभाव प्रमाण का खंडन किया है। क्योंकि जो मीमांसक है और जो वेदांती हैं, वेदांत दर्शन को जो मानते हैं और जो मीमांसा दर्शन के अनुयायी हैं, वे 2 और भी प्रमाण मानते हैं। एक तो अर्थापत्ति प्रमाण और एक अभाव प्रमाण। अर्थापत्ति को और अभाव को प्रमाण मानते ही मीमांसक और वेदांती। तो न्याय दर्शन में, तर्क भाषा में केशव मिश्र ने खंडन किया है उनका कि नहीं वो अलग से प्रमाण नहीं है, प्रमाण 4 ही है। क्योंकि वो जो प्रमाण है वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि इन 4 प्रमाणों के अलावा कोई और भी प्रमाण होते हैं क्या? प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आंसर होगा कि हाँ होते तो है। अर्थापत्ति प्रमाण भी होता है, अभाव प्रमाण भी होता है। तो कि ये अर्थापत्ति प्रमाण को तर्क भाषा में न्याय दर्शन में स्वीकार किया या नहीं किया? कि नहीं, दोनों को नहीं किया सर। तो कि अर्थापत्ति प्रमाण किसने माना? तो कहेंगे कि मीमांसकों ने माना, वेदांतियों ने माना। न्यायिकों ने माना कि नहीं माना? न्यायिकों ने उसका खंडन किया है कि अच्छा खंडन किया है कि हाँ।
तो फिर एक बात बताओ कि जब उन्होंने खंडन किया है तो फिर इस प्रमाण को, अर्थापत्ति प्रमाण को, उन 4 प्रमाणों में से किसी न किसी प्रमाण के अंतर्गत तो माना होगा ना। किसके अंतर्गत माना? तो फिर आंसर होगा कि अर्थापत्ति प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही कर लिया गया है, और अभाव प्रमाण को उसको भी नहीं माना कि हाँ नहीं माना। अभाव प्रमाण का अंतर्भाव प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत कर लिया गया है। ये आंसर होगा। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था ना तो ये प्रश्न आया था, तर्कवासा जो प्रश्न बने थे तो उसमें ये पूछा था कि अर्थापत्ति भी प्रमाण होता है क्या? मैंने कहा हाँ होता है अर्थापत्ति प्रमाण। तो उदाहरण दो। मैंने दे दिया कि पीनो देवदत्त दीवा न भूंगते, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, ये होता है। तो कि अर्थापत्ति प्रमाण को तर्क भाषा में माना है कि नहीं माना? कि नहीं माना। कि नहीं माना तो फिर इसको किसके अंतर्गत माना? किसी के अंतर्गत तो माना होगा। तो आंसर दे दिया मैंने कि इसको अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है कि अच्छा ठीक, जरा डीपली नहीं गए फिर उसमें। अगर फिर भी डीपली चले जाते हैं तो एक तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अर्थापत्ति प्रमाण और अभाव प्रमाण किसने माने हैं? तो मीमांसकों ने माने और वेदांतियों ने माने। दूसरी बात, इन दोनों का उदाहरण, अर्थापत्ति प्रमाण का उदाहरण है पीनो देवदत्त दीवा न भूंगते, और मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। और अभाव प्रमाण का उदाहरण है भूतले घटा अभाव, धरती पर घड़े का अभाव है। ये दोनों के तो उदाहरण हो गए। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अर्थापत्ति प्रमाण का समावेश तर्क भाषा में किस प्रमाण में किया गया है और अभाव प्रमाण का समावेश तर्क भाषा में किस प्रमाण में किया गया। तो अर्थापत्ति प्रमाण का समावेश तो अनुमान प्रमाण में कर लिया और अभाव प्रमाण का समावेश प्रत्यक्ष प्रमाण में कर लिया। अब और डीपली जाएं, उदाहरणों का विश्लेषण अगर करें तो पीनो देवदत्त दीवा न भूंगते, इसमें अर्थापत्ति प्रमाण कैसे है? अर्थापत्ति प्रमाणों का लक्षण बताओ। आंसर होगा अनुपपद्यमानम, अनुपपद्यमानम अनुपद्यमानार्थ दर्शनार्थ तद उत्पादकी भूत अर्थांतर कल्पनम अर्थापत्ति। अनुपपद्यमानार्थ दर्शनार्थ तद उत्पादकी भूत अर्थांतर कल्पनम अर्थापत्ति। अगर कोई अर्थ बैठ नहीं रहा है, किसी शब्द से अगर अर्थ बैठ नहीं रहा है तो उसका अर्थ बिठाने के लिए शब्दों का जो अर्थ है वो अलग जा रहा है। तो किसी शब्द से अगर अर्थ नहीं बैठ रहा है तो उन्हीं शब्दों के परे जाकर अर्थांतर कल्पनम, किसी भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेना ही अर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है। अगर शब्दों से वाक्य का अर्थ नहीं बैठ रहा है, परिस्थिति जन्य जो अर्थ है अगर वह नहीं बैठ पा रहा है तो दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेना, उस अर्थ को बिठाने के लिए भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेना है अर्थापत्ति प्रमाण। जैसे पीनो देवदत्त दीवा न भूंगते, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। अब दिन में नहीं खाएगा तो मोटा कैसे होएगा? वो खाएगा जब तो मोटा होगा। दिन भर ही खाता ही नहीं है तो मोटा कैसे हो रहा है? ये तो अर्थ ही नहीं बैठ रहा है इससे। तो फिर दूसरे अर्थ की कल्पना कर ली, इसका मतलब रात को खाता है। ये अर्थापत्ति प्रमाण, ठीक है। तो अर्थापत्ति प्रमाण का समावेश तर्क भाषा में किस प्रमाण के अंतर्गत किया गया है? आंसर होगा अनुमान प्रमाण। और अभाव प्रमाण का समावेश तर्क भाषा में किस प्रमाण के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। ये तर्क भाषा की सारी विषय वस्तु हमने लेने का प्रयास किया है। मेरे हिसाब से तो कोई चीज इसमें से छोटी नहीं है। जो भी विषय थे वो सारे हमने आलोचित किए हैं, सबकी समालोचना की है। अब यहाँ पर हम तर्क भाषा को समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से इतनी जानकारी तर्क भाषा में पर्याप्त है। इससे भिन्न भी अगर पूछते हैं तब भी हम इसके इर्द गिर्द आसपास के प्रश्नों उत्तर दे करके उसको संतुष्ट कर सकते हैं। सारी चीज आ गई। तो सांख्य दर्शन और तर्क भाषा ये दोनों अपने कंप्लीट हो गए, सांख्यकारी का तर्क भाषा। अब इसके बाद जो मीमांसा दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इनमें कभी इंटरव्यू ज्यादा जाता नहीं है। दर्शन में भी कमी जाता है, 50% चांस है दर्शन में इंटरव्यू के जाने के। इंटरव्यू ज्यादातर काव्य शास्त्र, व्याकरण और जो लौकिक साहित्य है, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव वगैरह, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है।
फिर वो अपनी किस्मत होती है कि कभी आधुनिक साहित्य में चले गए, कभी वैदिक साहित्य में ले गए, कभी दर्शन शास्त्र में ले गए, वो किस्मत खराब वाली बात है। बाकी जनरली इधर इंटरव्यू आता कमी है, इसलिए दर्शन की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे आपने अगर तैयार कर रखा है, और मैंने भी तैयार कराया है इन 4-5 क्लासों में, तो इतना तो पढ़ के जाना ही है, क्योंकि ज्ञान और अभिव्यक्ति ही शक्ति है इंटरव्यू में। तो अभिव्यक्ति अपनी सशक्त है, लेकिन अगर नॉलेज की कमी है तब भी काम नहीं चलेगा। और अगर नॉलेज पर्याप्त है, सब पढ़ रखा है, लेकिन वहां बोलना ही नहीं आ रहा, प्रकट करना ही नहीं आ रहा, तभी बेकार है काम। इसलिए दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा, ज्ञान और अभिव्यक्ति, क्योंकि साक्षात्कार में ज्ञान और अभिव्यक्ति ही शक्ति है। ठीक है, तो बचे हुए जो भी दर्शन है उनको अब एक क्लास में अब खत्म कर देंगे, अगली क्लास में फिर हम काव्य शास्त्र में प्रवेश करेंगे। ठीक है, क्योंकि काव्य शास्त्र के बिना इंटरव्यू नहीं होता, 99% उसमें से प्रश्न आता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम दर्शन को समेट देंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।